क्या आप जानते हैं कि 1950 के बाद इंडियन पोएट्री में एक जबरदस्त रेवोल्यूशन आया था? जी हाँ, एक ऐसी क्रांति जिसने इंग्लिश भाषा को इंडिया में लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के इसी रेवोल्यूशनरी दौर को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे आज़ादी के ठीक बाद कवियों ने पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक बिल्कुल नई, सांसी और सच्ची आवाज़ को जन्म दिया। तो आज का हमारा सफ़र इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम उस बड़े बदलाव से शुरुआत करेंगे जिसने कविता की पूरी दिशा ही बदल दी। फिर हम उन 3 महान कवियों से मिलेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और आखिर में हम इस पूरी लेगेसी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है वो क्रांतिकारी बदलाव जो 1950 के बाद भारतीय कविता में आया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये रोमांटिसिज्म से रियलिटी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहाँ आप उस क्लीन ब्रेक को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। सोचिए, एक तरफ है मंदिरों की दुनिया, आध्यात्म और पुरानी भारी भरकम भाषा, जो टैगोर और औरोबिंदो जैसे कवियों की पहचान थी। और फिर दूसरी तरफ है शहर की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर और आम जिंदगी की कड़वी सच्चाई। तो 1950 के बाद के जो कवि थे ना, उन्होंने उस पुरानी सपनों जैसी दुनिया को छोड़कर इस नई, मॉडर्न और थोड़ी व्यंग्यात्मक हकीकत को अपना लिया। इस बदलाव में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1958 में। राइटर्स वर्कशॉप के संस्थापक पी लाल ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कविता को अब हवाई, आध्यात्मिक बातों से नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी ठोस, असली अनुभवों से डील करना चाहिए। और भाषा भी वाइटल होनी चाहिए, यानी जिंदा दिल, जिसमें पुराने घिसे पिटे शब्द ना हों। आप कह सकते हैं कि ये पुरानी कविता के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान था। अब इस नई कविता के जो पहले और सबसे बड़े स्तंभ थे, वो थे निसिम इज़ेकियल, जिन्हें सही मायनों में इस मॉडर्निस्ट मूवमेंट का जनक माना जाता है। इज़ेकियल को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है और ये टाइटल उन्हें बिल्कुल सूट करता है। बॉम्बे में रहने वाले एक बेने इज़राइल यहूदी होने की वजह से उनका एक आउटसाइडर इनसाइडर पर्सपेक्टिव था। मतलब वो समाज का हिस्सा भी थे और उससे थोड़ा अलग भी थे। और इसी दूरी ने उन्हें वो पैनी नज़र दी जिससे वो बॉम्बे की शहरी जिंदगी, आम लोगों के संघर्षों और हम भारतीयों की अजीब सी इंग्लिश को बड़े ही व्यंग्य लेकिन अपनेपन के साथ देख पाए। जरा उनकी कविता द पेट्रियट का यह हिस्सा देखिए। यहाँ इज़ेकियल जानबूझकर बाबू इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फाइटिंग फाइटिंग कहना। वो इसका मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि वो उस असली टूटी फूटी अंग्रेजी को एक पोएटिक वॉइस दे रहे हैं जो दिखाती है कि भारतीय असल में अंग्रेजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये ऑथेंटिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए, अब हम अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो थी कमला दास की निडर और क्रांतिकारी आवाज़। तो अगर इज़ेकियल इस आंदोलन के जनक थे, तो कमला दास इसकी सबसे निडर और रेवोल्यूशनरी आवाज़ थीं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें द क्वीन ऑफ कन्फेशनल पोइट्री कहा जाता है क्योंकि उनकी कलम में ज़रा भी झिझक नहीं थी। सोचिए, एक ऐसे ज़माने में जहां औरतों से चुप रहने की उम्मीद की जाती थी, उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी, दम घोटने वाली शादी और प्यार की तलाश जैसे विषयों पर इतनी बेबाकी से लिखा कि उन्होंने भारतीय साहित्य के सारे नियम ही तोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कन्फेशनलिज्म आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अपनी पर्सनल डायरी के सबसे गहरे, सबसे दर्दनाक पन्ने फाड़कर पूरी दुनिया के सामने पढ़ रहा हो। कमला दास ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द, हर ट्रॉमा और हर अनुभव को अपनी कविता का कच्चा माल बनाया और बिना किसी पर्दे के उसे सबके सामने रख दिया। उनकी कविता एन इंट्रोडक्शन का ये हिस्सा तो जैसे उनके विद्रोह का घोषणा पत्र है। जब आलोचकों ने उनसे कहा कि अंग्रेजी में मत लिखो, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये भाषा अब मेरी है, मेरी अपनी। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, बल्कि अपनी भाषा और अपनी पहचान पर किया गया एक जबरदस्त दावा था। और अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, ए.के. रामानुजन, जो एक बेहद बुद्धिजीवी और सटीक कवि थे जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम किया। रामानुजन को ट्रांसनेशनल पोएट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रहते तो अमेरिका में थे, लेकिन उनका दिल और उनकी कविताएं हमेशा भारत में बसी रहीं। उनकी कविताओं का जो मुख्य संघर्ष है वो यही है, एक मॉडर्न आदमी जो अमेरिका में जी रहा है, लेकिन उससे अपने पारंपरिक भारतीय परिवार और उसकी यादें हमेशा अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनकी कविताएं मेमोरी, परिवार और इंडिया वीएस वेस्ट के कल्चरल क्लैश पर ही आधारित। उनकी कविता अ रिवर का ये हिस्सा देखिए, ये कमाल का है।
यहाँ रामानुजन पुराने कवियों पर सीधा निशाना साध रहे हैं जो नदियों की सिर्फ छोटी सुंदरता के गीत गाते थे। वो याद दिलाते हैं कि वही सुंदर नदी साल में एक बार बाढ़ बनकर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है, यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला को भी बहा ले जाती है। इस तरह वो कविता को सपनों की दुनिया से निकालकर कठोर हकीकत की जमीन पर पटक देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन बिग 3 पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने इस नई परंपरा को आगे बढ़ाया। चलिए उनमें से कुछ से मिलते हैं। जैसे कि जयंत महापात्र, जिनकी कविताएं उड़ीसा की धरती से जुड़ी हैं और गरीबी और इतिहास के दर्द को महसूस कराती हैं। फिर हैं अरुण कुल्हटकर, जिन्होंने अपनी कविता जेजूरी में धर्म और आस्था को एक शंका की एक मॉडर्न नज़र से देखा। केकेएन दारूवाला, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी कविताओं में हमें हिंसा, दंगे और सत्ता की क्रूरता का सीधा सीधा चित्रण मिलता है। और डोम मॉरिस, जिनकी शायरी अकेलेपन और अपनी जड़ों से दूर होने के एहसास से भरी हुई है। इन सभी आवाज़ों ने मिलकर इस आंदोलन को और भी ज़्यादा गहरा और डाइवर्स बनाया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ये 3 क्रिटिकल टर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहला, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा को भारतीय बोलने के तरीके और हमारी भावनाओं के हिसाब से ढालना। दूसरा, द बॉम्बे स्कूल। ये बॉम्बे के उन कवियों का ग्रुप था जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को डिफाइन किया। और तीसरा, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद अपनी नई पहचान को बनाने का जो संघर्ष था, ये कविताएं उसी संघर्ष को दिखाती हैं। और ये टेबल ये आपके रिवीजन का सबसे ज़रूरी टूल है। ध्यान से देखें कि हर कवि कैसे एक अलग भूमिका निभा रहा है। इज़ेकियल ने शहरी विडंबना के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की। कमला दास ने बेझिझक होकर अपना व्यक्तिगत सच सामने रखा। रामानुजन ने यादों और इतिहास को अपनी आवाज़ दी। और कोलकातकर और महापात्रा जैसे कवियों ने धर्म और गरीबी जैसे विषयों को शामिल करके इस कैनवस को और भी बड़ा बना दिया। ये टेबल सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये इस पूरी मूवमेंट की कहानी बताती है। और आखिर में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ये कविता जो भारतीय जड़ों और पश्चिमी प्रभाव के बीच फंसी हुई है, ये आधुनिक भारतीय पहचान को आखिर कैसे परिभाषित करती है? याद रखिए, ये सिर्फ साहित्य नहीं है, ये इस बारे में एक गहरी बातचीत है कि हम आधुनिक भारतीय के रूप में कौन हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री जैसे मुश्किल विषय को आपके लिए आसान और दिलचस्प बना दिया होगा। अगर आप ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।